हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो जो आज का पूरा लेक्चर है वह बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी का यूनिट 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 के सभी टॉपिक को क्लियर करके आपके पास प्रोवाइड करा चुका हूं और जो आज का टॉपिक है वह यूनिट 2 से है। और यूनिट 2 से जो आज का टॉपिक है वह है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 2 के 1 क्लास को अटेंड कराकर आपके पास वीडियो को प्रोवाइड करा चुका हूं। उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो राइबोसोम है और उनके फंक्शन को भी मैंने डिस्कस किया। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जो राइबोसोम है वह ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो चलिए आज की क्लासेस का स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब कि जब mRNA 2 प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है इसको हम आज प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वे 3 पीरियड में कंप्लीट होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम एक एक पीरियड में करके सभी फैक्टर को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन पीरियड में ट्रांसलेशन फैक्टर को। तो इनिशिएशन पीरियड में जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वे जनरली 3 टाइप्स के हैं, IF1, IF2 एंड IF3। दैट मीन्स कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड एंड लास्ट इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। तो आइए अब हम इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, और मैंने ये जो बताने जा रहा हूँ ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर आज मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो 70S राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम, वे लार्जर सब यूनिट्स 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट्स 30S में डिवाइड होता है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट्स है राइबोसोम का मतलब कि 30S जो है उसमें IF1 और IF3 मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड दोनों जाकर सबसे पहले उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि IF2 क्यों नहीं अटैच्ड हो रहा है जाकर उनके साथ। तो IF2 जो है उसके पास GTP प्रेजेंट होता है। जब तक कि उसका GTP हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा ये लार्जर सब यूनिट्स को स्मॉलर सब यूनिट्स के राइबोसोम से अटैच नहीं होने देगा। इसीलिए जो सबसे पहले IF2 का जो GTP है वह tRNA से बाइंड होगा और tRNA से जब इसका GTP बाइंड हो जाएगा तो हाइड्रोलाइज्ड होकर GDP में ये चेंज हो जाएगा। तो ये भी जो IF2 है मतलब इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है, ये भी राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स 30S में जाकर बाइंड हो जाएगा। और बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर इसका GTP भी हाइड्रोलाइज्ड हो चुका है, क्योंकि यहीं तो रोक रहा था मतलब कि प्रिवेंट कर रहा था लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स को आपस में कंबाइंड होने के लिए। तो जब इसका GTP हाइड्रोलाइज्ड हो गया तो अब लार्जर सब यूनिट्स एंड स्मॉलर सब यूनिट्स जो थे 70S राइबोसोम के वे आपस में कंबाइंड हो गए। और कंबाइंड होने के बाद ये जो राइबोसोम है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर उससे जाकर अटैच्ड हो चुके हैं। तो ये जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा तो उसके बाद जो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये mRNA पर जाकर अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये देख लिया मैंने आप लोगों ने इनिशिएशन फैक्टर में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व थे और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो अब बात करते हैं हम इलॉन्गेशन फैक्टर में, इलॉन्गेशन पीरियड में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो इसमें भी जनरली 3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं, EF2, EFTS एंड EFG। दैट मीन्स कि इलॉन्गेशन फैक्टर TU, दूसरा इलॉन्गेशन फैक्टर TS और तीसरा इलॉन्गेशन फैक्टर G। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं
इलांगेशन फैक्टर TU पे। तो जो इलांगेशन फैक्टर TU है, तो सबसे पहले इसको देखने से पहले एक बात और समझ लीजिए, जो राइबोसोम है उसके 3 साइड होते हैं, पहला साइड E, दूसरा साइड P एंड तीसरा साइड A। EPA 3 साइड प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम में। तो अभी हमने इनिशिएशन पीरियड में देखा कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ वे mRNA पर जाकर अटैच्ड हो गए। तो अब हम इलांगेशन पीरियड में देखेंगे कि जो इलांगेशन फैक्टर है उनका क्या क्या फंक्शन है। तो जो EFTU है, मतलब कि इलांगेशन फैक्टर TU है, ये tRNA से बाइंड होगा और tRNA को राइबोसोम के A साइट पर लाकर अटैच्ड करेगा। इसका जनरली यही वर्क है, इलांगेशन फैक्टर TU का ये वर्क है कि ये tRNA से जाकर बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद इसको राइबोसोम के A साइट पर tRNA को लाकर अटैच्ड कर देगा। और ये जो tRNA होता है वे अमाइनो एसिड से अटैच्ड रहता है। अब हम बात करेंगे इलांगेशन फैक्टर TS, जनरेट एक्टिव EFTU। इसका केवल वर्क होता है कि ये जो इलांगेशन फैक्टर TU है इसको जनरेट करने का। अब बात करेंगे इलांगेशन फैक्टर G पे, स्टिमुलेट ट्रांसलोकेशन, मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसको स्टिमुलेट करता है। ये जो इलांगेशन फैक्टर TU, इलांगेशन फैक्टर TS का जो प्रोसेस है, ये इलांगेशन फैक्टर केवल इनको स्टिमुलेट्स करता है। तो हमने देख लिया इलांगेशन पीरियड में भी इलांगेशन फैक्टर को। अब हम देखेंगे टर्मिनेशन पीरियड में टर्मिनेशन फैक्टर को। तो टर्मिनेशन फैक्टर को देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो टर्मिनेशन फैक्टर हैं इनको हम रिलीज फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जो टर्मिनेशन फैक्टर हैं या फिर रिलीज फैक्टर हैं ये 3 टाइप्स के हैं, रिलीज फैक्टर फर्स्ट, रिलीज फैक्टर सेकेंड एंड रिलीज फैक्टर थर्ड। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलीज फैक्टर फर्स्ट पे। इट इज रिकॉग्नाइज्ड द टर्मिनेशन फैक्टर UAA, UAG एंड UGA। तो जो हमने कोडान की बात की थी, यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेक्चर था, मतलब कि यूनिट 2 का जो फर्स्ट लेक्चर था वह जेनेटिक कोड पे था। तो जेनेटिक कोड पे लेक्चर के समय हमने ये बताया था कि जो UAA, UAG और UGA हैं ये तीनों स्टॉपर कोडान होते हैं। तो यही स्टॉपर कोडान को ही ये जो रिलीज फैक्टर फर्स्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है। और जब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा स्टॉपर कोडान को, UAA, UAG और UGA को, then catalyze for proteolytic character, that means cleavage peptide bond which are bind to tRNA from P sites। तो इस फिगर के थ्रू आप समझिए। तो जब ये रिलीज फैक्टर फर्स्ट स्टॉपर कोडान को रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो ये देखिए सेकेंड वाले फिगर में, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड अटैच्ड हैं tRNA से, इसको यहाँ से क्लीवेज कर देगा, मतलब कि कट कर देगा। कट होने के बाद जो ये पॉलीपेप्टाइड ही है, मतलब कि अमाइनो एसिड जो एक दूसरे में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन किए हैं, ये फ्री हो जाएंगे। और जो यहाँ से P साइट पर tRNA प्रेजेंट था ये भी यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो इसका मेनली फंक्शन यही है रिलीज फैक्टर 1 का। अब बात करेंगे रिलीज फैक्टर सेकेंड पे, बिहेव लाइक RF1। ये जो रिलीज फैक्टर सेकेंड है ये रिलीज फैक्टर फर्स्ट की तरह ही इसका भी फंक्शन जस्ट सेम होता है। और अब बात करेंगे रिलीज फैक्टर थर्ड पे, स्टिमुलेट्स RF1 एंड RF2 को। ये जो रिलीज फैक्टर थर्ड है ये RF1 और RF2 के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो आज के क्लासेस में हमने देखा कि जो ट्रांसलेशन फैक्टर हैं उनमें जो तीनों पीरियड है उनमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हैं उस पर हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो जो इससे पहले मैंने यूनिट 2 के टॉपिक को कंप्लीट कराया उसमें जेनेटिक कोड, राइबोसोम और उनके फंक्शन, अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं
तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको ये जो यूनिट 2 का है और यूनिट 1 के जो टॉपिक कंप्लीट मैंने कराए हैं उस पर आपको लेक्चर वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।